A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए पीडीएफ्स को डाउनलोड करना तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 के चैप्टर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। आई एम हैविंग वन टेलीग्राम चैनल विद दिस नेम। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। इसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था बेसिकली। तो हमने इसमें बात किया था कि किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है, किस तरीके से हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस को, कोई भी स्टिमुलस जो होता है उसको रिसीव करते हैं, उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं और उस ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी मसल्स जो हैं आगे फंक्शन करती हैं। तो हमने बात किया था रिफ्लेक्स एक्शन और थिंकिंग वाला जो एक्शन होता है उस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। हमने बात किया था नर्व्स की जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात किया था, स्टिमुलस कैसे ट्रांसफ़र होता है ये बात किया था हमने, मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन में डिफरेंस, और हमने बात किया था ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनका उनका क्या क्या नाम है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, इसके बारे में हमने बात किया था। तो अब इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स के केस में कोऑर्डिनेशन होता है, सिमिलरली प्लांट्स के केस में भी कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स के केस में भी स्टिमुलस जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होता है। ऑल्दो उनके पास एक फुल फ्लेजेड नर्वस सिस्टम नहीं होता, फिर भी प्लांट जो है वो कम्युनिकेट भी करते हैं। प्लांट्स में जो है स्टिमुलस ट्रांसफ़र भी होते हैं। तो प्लांट्स में वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। तो चैप्टर के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो जिस तरीके से एनिमल्स के केस में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया था, हमने बात किया था कि किस तरीके से स्टिमुलस जो है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी दूसरे पार्ट में ब्रेन तक ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पे प्रोसेस होकर फिर हमारी मसल्स जो है एक्शन लेती हैं। उसी तरीके से प्लांट्स के केस में भी ऑल्दो कि प्लांट्स के पास जो होता है फुल फ्लेजेड नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट फिर भी प्लांट्स में भी स्टिमुलस जो है वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होते हैं और प्लांट्स में भी अपना खुद का कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो किस तरीके से होता है इस चैप्टर के इस पार्ट में हम लोग वो बात करेंगे। एनिमल्स के केस में नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। नर्वस सिस्टम में एनिमल्स के केस में हमने पूरा बात किया था। दो तरीके का नर्वस सिस्टम था जिसमें कि CNS था एंड PNS था। CNS था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और PNS के अंदर आता था पेरिफेरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्व्स में जितनी भी नर्व्स जो होती हैं हमारी ब्रेन से और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं चारों तरफ जो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में फैली होती हैं, उसके अंदर PNS के अंदर वो सारी नर्व्स आती हैं। तो हमने CNS और PNS के बारे में बात किया था। हमने बात किया था रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर बॉडी में लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल फिंगर्स के एंड पे, हर पूरी जगह पे अगर आप अपने फिंगर को टच करेंगे, स्किन को टच करेंगे तो आपको झट से पता चल जाएगा आपके ब्रेन को कि आपको ऐसा टच सेंसेशन फील हो रहा है, या कुछ गर्म या कुछ ठंडा या कुछ चोट लगती है तो आपको झट से पता चल जाता है। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसेशन को लेके जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे पास हियरिंग होती है, विजन होता है, वो सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो ये सारा ह्यूमन बींग्स के केस में नर्वस सिस्टम का ये सारा पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। प्लांट्स के केस में क्या होता है, ना तो उनके पास नर्वस सिस्टम है ना ही उनके पास मसल्स हैं। दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है, नर्वस सिस्टम भी नहीं है और मसल्स भी नहीं है। तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को। जब हम जो भी लीव्स होती हैं अगर हम उनको टच करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छुई मुई के केस में, अगर हम टच मी नॉट प्लांट के केस में जब हम उसके लीव्स को टच करते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाती है और वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिस्पॉन्ड करती हैं, वो फोल्ड हो जाती हैं। जब कोई सीड जर्मिनेट हो रहा है तो रूट्स जो होती हैं उसकी नीचे जाती हैं और स्टेम्स जो होती हैं ऊपर जाती हैं। ये प्लांट के केस की हमारी बात हो रही है। जब भी कोई सीड जर्मिनेट होगा, जब भी कोई प्लांट होता है तो उसके रूट्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, और जो उसके शूट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ
रूट्स जो होते हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी करते हैं मूव, और शूट्स जो होते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करते हैं। ये आपने देखा है प्लांट्स के केस में। तो ये क्या होता है, ये हो कैसे रहा है? जब भी हम लीव्स जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं प्लांट की, वो एकदम से क्विकली रिस्पॉन्स करती हैं। जो ग्रोथ होती है, नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, ग्रोथ की वजह से नहीं होगी। देखो प्लांट दो तरीके से स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्ड करता है। एक होती है उसकी ग्रोथ, वो टूवर्ड्स या तो अर्थ की तरफ मूव करता है या तो अवे फ्रॉम अर्थ मूव करता है। अगर वो शूट्स है, वो उसका तना है, तो अवे फ्रॉम अर्थ मूव करता है। अगर वो रूट्स है तो टूवर्ड्स अर्थ मूव करता है। ये उसकी एक तरीके की मूवमेंट है जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है, ग्रोथ के साथ। वो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा तो वो मूवमेंट शो करता है। बट दूसरी मूवमेंट जैसे कि टच मी नॉट प्लांट की लीव्स की मूवमेंट है, छुई मुई की लीव्स की मूवमेंट है, उसके केस में क्या होता है, उसके केस में वो जो होगा प्लांट वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स देगा। नो ग्रोथ इन्वॉल्व, उस मूवमेंट में कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और सीड जब ग्रो करता है तो उसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व है। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग it will not show any movement. So plant show two different type of movement, one dependent on growth and other not dependent on growth. तो दो तरीके से movement show कर रहा है, growth के ऊपर movement है और without growth movement है। लीव्स में उसी टाइम पे जो immediate movement है और एक growth के साथ movement है। मान लीजिए आपने किसी प्लांट को क्लाइंबर्स के केस में, जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, जो लताएं होती हैं जो पेड़ों का सहारा ले लेके ऊपर चढ़ जाती हैं, किसी भी चीज़ का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाती हैं, तो उनके केस में आप देखेंगे जैसे ही आप उसको किसी चीज़ का सहारा देंगे तो एक तरफ से उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी किसी भी सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है हम उसके बारे में पहले बात करते हैं। जैसे सेंसिटिव प्लांट्स के केस में होगा नो ग्रोथ, जिसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होगी, एंड प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव्स इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, जैसा कि हम छुई मुई के केस में देखते हैं। नो नर्वस टिश्यू, कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई मसल नहीं है। तो फिर कहाँ से, वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स? इट इज एपरेंट दैट द मूवमेंट हैपेंस एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। जो प्लांट का पार्ट स्टिमुलेट होता है वो पार्ट नहीं होता जिसको हमने टच किया होता है, उस पार्ट को छोड़ के किसी और पार्ट में मूवमेंट हो रही होती है जिसकी वजह से हमें प्लांट के बीच में मूवमेंट दिखाई दे रही है। सो द इंफॉर्मेशन दैट टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो कम्युनिकेट हो रहा है, प्लांट के केस में भी कम्युनिकेट हो रहा है। तो प्लांट जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स से कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को कि एक जगह पे उनको टच किया गया है या कट किया गया है या बेंड किया गया है या कुछ भी, जो भी जिस तरीके से हम प्लांट को टच, मतलब जिस तरीके से प्लांट को स्टिमुलेट करेंगे वो उसको फील करता है। तो उसके केस में भी, प्लांट्स के केस में भी जो स्टिमुलस है वो कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स से जा रहा है। ह्यूमन बींग्स के केस में या एनिमल्स के केस में भी क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था, जैसे ही न्यूरॉन्स के पास स्टिमुलस रिसीव करता है तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट कर रहा था, वो एक केमिकल रिलीज कर रहा था, ठीक है। वो एक केमिकल स्टिमुलेटर रिलीज करता था जिसको नेक्स्ट वाला न्यूरॉन ग्रैब करके ट्रांसफर करता रहता था आगे, तो इलेक्ट्रिक केमिकल स्टिमुलस बन जाता था वो। प्लांट्स के केस में भी इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स से ये इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक कन्वे होती है, बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट फॉर कंडक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल नर्वस टिश्यू नाम की जो नर्व्स होती हैं वो हमारी अलग होती हैं, स्पेशल होती हैं, बट प्लांट्स के केस में स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है, बट स्टिल जो उसके रिस्पॉन्सेज, जो उसके स्टिमुलस हैं उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, क्योंकि वो हम देख पा रहे हैं। जैसे कि छुई मुई प्लांट के केस की बात कर रहे हैं हम, जो इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा जो स्लो रिस्पॉन्स होता है वो होता है ग्रोथ के साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा उस ग्रोथ के साथ साथ वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स देता है। फाइनली, एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स के केस में सेल्स का शेप चेंज होता है, उसी तरीके से प्लांट्स के केस में भी सेल्स जो हैं अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। किस लिए? स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। जो भी स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट्स भी अपनी लीव्स की या अपने अलग अलग पार्ट्स ऑफ देयर प्लांट उसकी शेप चेंज करते हैं। ये देखिए, ये सेंसिटिव प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, जिसको आप छुई मुई कहते हैं, ये ऐसे बन जाता है।
इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। एनिमल्स के केस में क्या हो रहा था? एनिमल्स के केस में हो रहा था उनकी जो मसल्स थी, एनिमल्स के केस में जो मसल्स थी, जैसे ही स्टिमुलस मिला एक केमिकल रिलीज हुआ जिससे कि आगे 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 इम्पल्स जाता है। और क्या होता है? मसल्स जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो वापस लेकर आते हैं और मसल्स जो स्टिमुलस है उसको वापस लेके आते हैं ब्रेन से और मसल्स अकॉर्डिंगली एक्ट करती हैं। प्रोटीन्स, मसल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर चेंजेस आते हैं और मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट होती है या तो रिलैक्स होती है, एक्सटेंड होती है। ठीक है। प्लांट्स के केस में क्या होता है? प्लांट्स के केस में भी सेल्स का शेप चेंज होता है, बट वो चेंज होता है वाटर के वजह से। या तो वाटर रिलीज होता है या तो वाटर वो रिटेन कर लेते हैं और रिजल्ट इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर चेंजिंग इट्स शेप। तो जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है प्लांट को तो वो कैसे चेंज कर रहा है अपनी शेप? वो वाटर को या तो रिटेन कर ले रहा है और ज़्यादा, या तो उसको लूज कर देता है। तो उस वाटर के लॉस या गेन की वजह से प्लांट्स की शेप, सेल्स के शेप में चेंज आता है। तो वो इमीडिएटली आपको दिखाई देता है, प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। ये था हमारा पहला इमीडिएट टाइप ऑफ मूवमेंट। फिर दूसरी तरीके से प्लांट किस तरीके से मूवमेंट शो कर रहा है? मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। वो ग्रोथ करके अपने बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट शो करता है। तो कुछ प्लांट जैसे कि पी प्लांट, जो मटर का जो होता है प्लांट, क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। उसके अंदर छोटे छोटे टेंड्रिल्स होते हैं। आप प्लांट्स में देखोगे तो उसके अंदर आपको, ओके यहाँ पे टेंड्रिल्स का फोटो नहीं दिखाया गया, टेंड्रिल्स होते हैं। उनकी मदद से क्या होगा? प्लांट साथ साथ में ग्रो करता है। ओके। ये जो टेंड्रिल्स होती हैं ये सेंसिटिव टू टच होते हैं। जब भी आपने कोई प्लांट देखा होगा, जैसे मटर का देखेंगे तो उसके में ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये उसका मेन तना है, उसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे से साथ साथ में टेंड्रिल्स निकले होते हैं। तो वो जो टेंड्रिल्स होते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो टेंड्रिल्स ऑब्जेक्ट के पास है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जो उससे दूर वाली टेंड्रिल है वो वाली ग्रोथ शो करेगा, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ शो करेगा, जिससे कि प्लांट क्या करेगा? प्लांट कोशिश करेगा जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो टच में है, वो कोई और प्लांट हो सकता है, वो कोई और लकड़ी हो सकती है, कुछ और चीज़, दीवार हो सकती है, तो उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश करेगा, चारों तरफ से उसको एनसर्कल करने की कोशिश करेगा ताकि वो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ पाए। ये उनकी टेंडेंसी होती है ना। तो क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे थे हम? जो टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट होगी वो ग्रोथ शो नहीं करेगी, अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट जो होगी दूर वाली। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेरा हाथ टेंड्रिल है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला पोर्शन इसको नहीं करेगा, ये जो इसके दूर वाला पोर्शन होगा, दूसरा वाला हाथ, वो ज़्यादा ग्रोथ शो करेगा ताकि वो उसको एम्ब्रेस कर पाए। ठीक है। दिस कॉजेज टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। वो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई पौधा लीजिए, आप उसको धूप की तरफ रख दीजिए, है ना, तो जो होगा उसकी, आपको सनफ्लावर लेंगे तो वो धूप की तरफ मुड़ता जाता है, वो तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। बट अगर आप प्रॉपर ग्रोथ के लिए अगर आप प्लांट को लाइट की साइड पे रख देंगे तो वो वहाँ से उसकी ग्रोथ आपको नजर आएगी, राइट। एनवायरनमेंट ट्रिगर्स जैसे कि लाइट, जैसे कि ग्रेविटी, चेंज इन डायरेक्शन, जैसे कि इन ये सारी की सारी चीज़ें उसकी ग्रोथ को ट्रिगर करती हैं। These डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ईदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। वो देखना पड़ेगा स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस उसके लिए हार्श है या स्टिमुलस उसके लिए अच्छा है प्लांट के लिए। अगर अच्छा है तो वो उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, हार्श है तो दूर जाएगा। सो टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट वाइल रूट्स रिस्पॉन्ड बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट। सो फोटोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिक मीन्स मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ, तो जिस तरीके से लाइट की तरफ मूव करता है वो अलग अलग और चीज़ों की तरफ भी मूव कर सकता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म भी हो सकता है, पानी की तरफ मूवमेंट भी हो सकता है। तो प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलस एज वेल, वही मैंने बोला, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी हो सकता है, किसी और तरीके का भी हो सकता है। तो रूट्स जो होते हैं प्लांट की वो हमेशा अवे फ्रॉम लाइट मूव कर रहे हैं, डूवर्ड डाउनवर्ड्स, वाइल द शूट्स यूजुअली ग्रो अपवर्ड्स अवे फ्रॉम अर्थ। ये मतलब जियोट्रॉपिज्म है ना, कि रूट्स जो होंगे वो टूवर्ड्स अर्थ मूव कर रहे हैं, शूट्स जो होते हैं अवे फ्रॉम अर्थ मूव कर रहे हैं। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ।
तो जियोट्रॉफिज्म है ना, ये था फोटोट्रॉफिज्म, ये जियोट्रॉफिज्म। ओके, हाइड्रो का मतलब वाटर है, कीमो का मतलब केमिकल, कीमोट्रॉफिज्म भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ भी मूवमेंट शो कर सकता है। हाइड्रोट्रॉफिज्म भी हो सकता है कि भाई वाटर की तरफ भी मूवमेंट भी शो कर सकता है। वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉफिज्म क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओव्यूल, मतलब उसको कीमोट्रॉफिज्म मिल रहा है, वहाँ पे ओव्यूल्स कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर रहे हैं, जो पॉलन होते हैं उसी की तरफ मूव करते हैं, जिसके बारे में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में हम उसको देखेंगे भी और हमने क्लास 9 में पढ़ा भी है। लेट अस नाउ अगेन नोटिस, थिंक अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्टिमुलस मिला, एक नर्व ने दूसरी नर्व को कैसे ट्रांसफर किया? केमिकल रिलीज किया, वो केमिकल जो है नेक्स्ट नर्व के लिए क्या बन गया? स्टिमुलस बन गया, इलेक्ट्रिक स्टिमुलस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स से हो रहा था। तो जो सेंसिटिव प्लांट्स के केस में क्या हो रहा है, वो बहुत क्विकली अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो उनके केस में भी इसका मतलब रिस्पॉन्स जो है क्विकली ट्रांसफर हो रहा है। मूवमेंट जैसे कि हमने सनफ्लावर का मूवमेंट देखा है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट देखा है हमने, वो स्लो है लेकिन, ठीक है, जिसमें कि हम लाइट की तरफ मूवमेंट, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट, वाटर की तरफ मूवमेंट, है ना। एनिमल बॉडीज में भी हम देखेंगे, दे आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। एनिमल बॉडी में भी आपको एक स्लो मूवमेंट दिखाई देगी, आप देखना, अगर उनको भी एक स्टिमुलस रोज रोज मिल रहा है तो ग्रोथ की मूवमेंट भी उसमें आपको दिखाई देगी। जैसे कि आर्म्स एंड फिंगर्स जो होते हैं ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन नॉट हाफिजेडली, सो कंट्रोल मूवमेंट कैन ईदर बी स्लो और फास्ट। तो एनिमल्स के केस में भी कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, एक होती है क्विक मूवमेंट, एकदम से आपको कुछ गर्म टच हुआ तो आपने एकदम रिफ्लेक्स एक्शन में उसको हटा लिया, लेकिन सारी की सारी मूवमेंट जो होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होती। ग्रोथ वाली जो मूवमेंट होती है वो कंट्रोल्ड मूवमेंट है। आप पहले से डिज़ाइन है, मतलब डीएनए में पहले से डिज़ाइन होगा कि भाई अगर आपकी फिंगर्स को, ऐसा नहीं है ना कि भाई अगर आपने इस फिंगर को, अपनी किसी एक फिंगर को बांध के मान लीजिए खींच के छोड़ दिया, मतलब कॉन्स्टेंटली वो खिंची हुई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बहुत लंबी होती जाएगी वो एक्सेप्शनल, नो, ऐसा नहीं होता। अगर फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इफ information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. अगर क्विक ट्रांसफर है इन्फॉर्मेशन का, अगर एनिमल्स के केस में हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, प्लांट्स के केस में अगर हम टशमी नॉट वाली मूवमेंट या फिर सनफ्लावर की जो मूवमेंट उसके बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है उसके फॉर्म में स्टिमुलस को जाना पड़ेगा। अगर स्लो जाएगा तो वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर द एक्सटेंडेड मीन्स बाय दिस। ओके, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की क्या खास बात है? फर्स्ट, दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, not each and every cell in the animal body. Secondly, once the electric impulse is generated in cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit new impulse. हमने पढ़ा था पिछली पार्ट 1 चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होता है तो वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का करंट जा रहा है तो वो उसी वायर में जाता है ना, जिस वायर जो उसको ट्रांसमिट कर सकती है। अगर बीच में लकड़ी लगा दोगे या प्लास्टिक लगा दोगे तो उसमें से नहीं जाएगा, क्योंकि वो नहीं कर सकती उसको ट्रांसमिट। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स ही ट्रांसमिट कर रही हैं, उसी में से जाएगा, सारी सेल्स उससे डिस्टर्ब नहीं होंगी। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में आपने एक बार भेज दिया, प्लांट वो एनिमल सेल की बात हो रही है, एनिमल बॉडी की, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्स करेंगी, उसको टाइम चाहिए होता है उसको प्रोसेस करने के लिए। इसका मतलब क्या है, सेल्स जो है कैन नॉट कॉन्टिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वो लगातार नहीं कर सकती है। It is thus no wonder the most multicellular organism use another means of communication between cell, namely chemical communication. तो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, क्योंकि नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, मान लीजिए हमें नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन चाहिए ही होता है, स्टिमुलस मान लीजिए बार बार मिल रहा है, तो उसको कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, केमिकल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो केमिकल कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ एनिमल सेल्स के केस में भी। ओके, if instead of generating an electric impulse, stimulus cells also release a chemical compound, also stimulated cells releases a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell. तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स तो ट्रांसमिट हो ही रहा है, साथ में केमिकल कंपाउंड भी रिलीज हो रहा है। इफ अदर cells around have the means to detect this compound using specific molecule on their surface, then they would be able to recognize the information and even transmit it.
जो नेक्स्ट सेल होगी जिसको ट्रांसमिट करना है उसके पास उसको समझने के लिए रिसेप्टर भी होना चाहिए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एनिमल्स में भी फास्ट और स्लो कम्युनिकेशन होता है। फास्ट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जाना चाहिए, बट इलेक्ट्रिक इम्पल्स की लिमिटेशन है कि वो नॉन स्टॉप नहीं ट्रांसमिट हो सकता। उसको ओवरकम करने के लिए केमिकल स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब केमिकल स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ रही है तो केमिकल स्टिमुलस क्या होगा, वो लगातार ट्रांसमिट कर पाएगा। और केमिकल स्टिमुलस कैसे, वो आगे वाली सेल कैसे रिसीव करेगी, जब उसके पास रिसेप्टर होगा उस केमिकल को रिसीव करने के लिए। This will be slower of course, but it can potentially reach all the cells of the body regardless of the nervous connection, and it can be done steadily and persistently. Those compound or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity as we would expect. अब जो हम केमिकल स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, ओके, तो जो केमिकल स्टिमुलस बॉडी में रिलीज होते हैं वो जो है सेल्स जिसके पास रिसेप्टर है वो उसको समझ सकती है। ओके, तो केमिकल कंपाउंड्स इन फॉर्म ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो एनिमल बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, जो कि जो स्टिमुलस है उसको ट्रांसमिट करते हैं। ओके, जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स, उनके पास भी हार्मोन्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। These are synthesized at the places away from where they act simply to diffuse the area of the action. वो जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और जहाँ पे एक्ट कर रहे हैं उन दोनों की अलग अलग जगह है। प्लांट्स के केस में भी हार्मोन्स हैं, एनिमल्स के केस में तो हमें पता है हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारी पूरी बॉडी में केमिकल फॉर्म में जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं। बट प्लांट के केस में भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कहीं और प्रोड्यूस होते हैं और उनका एक्शन कहीं और होता है। एग्जाम्पल क्या है? When growing plants detect light, a hormone called auxin नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, synthesized at the shoot tip and helps the cells to grow longer. जब लाइट की तरफ जब होगा तो ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन प्लांट्स में रिलीज होता है। When light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards the shady side of the shoot. And this concentration of auxin stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light. जहाँ पे लाइट नहीं है वो उस तरफ चला जाएगा और जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो जिस तरफ लाइट है उस तरफ बेंड हो जाएगा। प्लांट अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स लाइट। मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो मान लीजिए ये वाली ग्रोथ इस तरफ होनी है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, तो ये लंबा हो जाएगा, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये बेंड हो जाएगा। यहाँ पे कम ग्रोथ होगी, ये ऐसे है, ये वाली ग्रोथ रुक गई और ये वाली ग्रोथ ज़्यादा हो गई, तो ऐसे हो जाएगा ना, प्लांट बेंड हो जाएगा, तो हमें दिखाई देगा कि वो बेंड हो गया है टूवर्ड्स लाइट। दूसरा क्या एग्जाम्पल है? जिबरलिन्स हैं। ऑक्सिन की तरह एक और हार्मोन है जिबरलिन प्लांट्स में, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, जो स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनेंस जो होते हैं प्रमोट सेल डिवीजन एंड इज नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। फ्रूट्स और सीड्स के अंदर साइटोकाइनेंस होते हैं, ये भी प्लांट हार्मोन है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। तो एबिस्किस जो एसिड है ये एक हार्मोन है प्लांट्स का जो इनहिबिट करता है ग्रोथ। ये क्या करता है? इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, उससे पत्तियां भी गिर जाती हैं। तो अब ये प्लांट्स हार्मोन्स हैं जिबरलिन्स, ऑक्सिन्स। तो इस वाली स्लाइड से आपको क्या समझ में आया है? इस स्लाइड से आपको ये बात समझ में आती है कि जिस तरीके से एनिमल्स के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टिमुलस हर टाइम एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है, तो अगर कॉन्टिन्यूसली एक स्टिमुलस दे के रखना है तो हमें केमिकल कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एनिमल्स के केस में भी हार्मोन्स होते हैं और अदर केमिकल्स होते हैं जो कि करते हैं स्टिमुलस को ट्रांसमिट करते हैं। प्लांट्स के केस में भी हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट्स के केस में हमने कुछ हार्मोन्स के नाम पढ़े, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेंस एंड एबिस्किस एसिड। तो इस तरीके के ये हार्मोन्स है। तो आगे इस चैप्टर से आपको ये कम से कम आप इनके नाम ज़रूर लर्न कर लीजिए। साइटोकाइनेंस, जिबरलिन्स, ऑक्सिन्स, एबिस्किस एसिड, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। दीज आर प्लांट हार्मोन्स। आपको पता रहना चाहिए क्या चीज़ें हैं, ये प्लांट हार्मोन्स हैं, ये कोई विटामिन नहीं है, ये कोई और मिनरल नहीं है, दीज आर प्लांट हार्मोन्स। तो ये आपको पता रहना चाहिए इससे। तो अभी तक के इस चैप्टर में हमने बात किया प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। हमने बात किया कि किस तरीके से प्लांट्स में भी स्टिमुलस जो होते हैं
वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट होते हैं। प्लांट्स के केस में नर्वस टिश्यू नहीं होता फुल फ्लेजेड, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So we will finish this chapter in the third part of this chapter. Thank you so much and best of luck for your preparation.